हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 जो बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे लोग, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके लोग। और पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि ये जो पीडीएफ है बहुत ही पुराना है और ये रफ़ टाइप का बनाया गया था, लेकिन इसमें कंटेंट जो है बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेंगे। तो राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा और बेहतरीन चीज़ें इसमें कंटेंट मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पिछला टॉपिक अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, आप पॉलिटी का उसमें पहला वीडियो जो डाला हूँ। आज के क्लास में हम लोग दूसरे पार्ट को कंप्लीट पढ़ेंगे लोग। और ये हैंड राइटिंग नोट्स है जो बीपीएससी पीटी के लिए बनाया गया था। आपके भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 1 to 5 के लिए पूरी कंप्लीट इससे हो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पूछते, इससे बाहर नहीं आएगा। और जिनका मेन में भी होगा वो भी यहाँ से देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्पफुल होगा। शुरू में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था का संवैधानिक विकास था उसमें अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे शुरू किया, कहाँ से कैसे हुआ। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसकी स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को होती है। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और वो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शुरुआती समय में 15 सालों के लिए, 15 ईयर के लिए एकाधिकार लेता है। एकाधिकार मतलब क्या है कि इंग्लैंड से मात्र यही एक कंपनी जाएगा भारत में व्यापार करने के लिए, बाकी कोई कंपनी नहीं आएगी। मतलब इंग्लैंड के अलावा जो अन्य जो देश थे वहाँ से तो आ ही रहते, लेकिन इंग्लैंड से सिर्फ एकमात्र यही कंपनी आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ठीक है। और ये कंपनी एकाधिकार ले लिया और भारत में आ गया। बाद में धीरे धीरे अपने एकाधिकार को बढ़ाते गया और लगभग 1813 तक इसने अपना एकाधिकार बना के रखा। 1813 में नया कानून आया, इस तहत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। मतलब कि सिर्फ उसके ही पावर को नहीं रखा गया, उसके बाद कर दिया गया कि अब जो है इंग्लैंड से बहुत सारी कंपनियां जाके वहाँ पर व्यापार वगैरह कर सकती है, सारी चीज़ें आएगी। सबसे पहले जो प्लासी की लड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लासी की लड़ाई में 23 जून 1757 ईस्वी को जब प्लासी की लड़ाई होती है, उस लड़ाई में बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनकी हार होती है, क्योंकि उनके साथ उनका सेनापति मीर जाफ़र और 2 व्यापारी अमीचंद्र और जगत सेठ, आप लोग पढ़े होंगे लोग, इतिहास में बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। वे सभी धोखा देते हैं, जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई जो है हार जाता है सिराजुद्दौला। बंगाल का जो नवाब है वो हार गया और बंगाल में जो शासक बनता अगला मीर जाफ़र, एक तरह से वो अंग्रेज़ों का कठपुतली बन जाता। मतलब सीधा सीधी कहा जाए तो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी, उस लड़ाई ने अंग्रेज़ों को बंगाल में पकड़ बना दी। अब बंगाल में पकड़ बन जाने से क्या फ़ायदा हुआ, चूँकि शुरुआती समय में भारत में बंगाल ही भारत की राजधानी थी और बंगाल पर जिनका पकड़ हो गया, समझिए कि लगभग भारत के बहुत सारी चीज़ों पर वो उन्होंने मजबूत बना लिया। और उस समय बंगाल बहुत ज़्यादा धनी बनी देश था, जो राज्य था और क्षेत्र जो था बहुत ही धनिक क्षेत्र था। और वो क्षेत्र पर कब्जा होने का मतलब है कि भारत के मेन जो संसाधन है, मेन चीज़ों पर आपने कब्जा कर लिया। उसके बाद अगला जो लड़ाई होती है बक्सर की जो लड़ाई होती है ना, बक्सर लड़ाई। उस लड़ाई में आप लोग जानते हैं कि तिलगुट सेना थी। कौन तिलगुट सेना थी? जिसमें जो मीर कासिम गया था, सुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय थे। ये तीनों ने मिलकर जो अंग्रेज़ों से लड़ा, अंग्रेज़ी कंपनी से लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेज़ी कंपनी की जो पूरी तरह से जीत गई और ये तिलगुट सेना बुरी तरह से हार गई। और इस लड़ाई ने पूरी तरह से भारत में यह फिक्स कर दिया कि अब जो है भारत में अंग्रेज़ों का शासन जो है मजबूत होने वाला है। इसके बाद जो है बक्सर की लड़ाई के बाद आप लोग पढ़े होंगे कि जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और उस संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की जो है पूरी तरह से इन लोगों को आज़ादी मिल जाती है। तीनों पर व्यापार वगैरह करने के लिए, फ्री में बिजनेस करने के लिए शाह आलम द्वितीय जो है इनको दे देता है, साइन करके फरमान जारी कर देता है। उसके बाद देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट लाते अंग्रेज जो है। अब इन्होंने क्या किया, बोला कि अब हम लोग जो अपने मन से रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट मतलब होता है कि चलाना, संचालन करना। तो एक एक्ट लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि इससे पहले तक सारे लोगों को निपटा दिया गया था भारत में, मतलब जितने बड़े बड़े शासक थे सबको हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश संसद में उस ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत जो थे वो कौन था, तो फ्रेडरिक नार्थ था। उसको उसमें पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा ना। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये पहला गवर्नर जनरल बनता है। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव था। बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। और ये तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है जो गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है कलकत्ता में। याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसकी स्थापना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में अपील जो दिए थे ना, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में एक अपील दायर किए थे, कौन थे, प्रीवी काउंसिल ने दिया हुआ था, ठीक है। अगला
एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है ये कब आया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में आया। उसके बाद पिट इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसके सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। अगला 1786 ईस्वी में जो है एक और एक्ट आता है, ये एक्ट आता है कर्नवालिस के समय में, शासनकाल में। उसके बाद से 93 का जो आया वो आया एक चार्टर एक्ट आया। 1793 में कौन सा आया? एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और उसमें जितने भी अधिकारी है उस अधिकारियों को वेतन जो है भारतीय भू राज्य से देने की बात कही गई। उसके बाद से ईसाई धर्म प्रचारक जो है अब 1813 के आसपास धीरे धीरे भारत में एंट्री करने लगे। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उस एक्ट के तहत भारतीय प्रदेश जो है क्राउन की प्रभुत्व धीरे धीरे मिलने लगा। मतलब कि 1813 का एक्ट में अभी जस्ट मैं आप लोग बताया कि एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। अब बहुत सारी कंपनियां जाने लगी। अब इसमें भारत में जो है इंग्लैंड की जो क्राउन थी उन्होंने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, लेकिन एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीनी पर जो है मतलब चीन में व्यापार करने के लिए और साथ ही साथ में चाय में व्यापार करने के लिए अभी भी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ही थी कि भाई वो चाय पर वही व्यापार करेगा और चीनी लोगों से वही व्यापार करेगा, है ना। चीनी वाले लोगों से यानी चाइना से और चाय पर दोनों पर पावर बना कर रखा हुआ था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उस भी अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। पहला जो गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेटिक बनता है गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य थे उस समय मैकाले था। और उसी समय के 1833 का जो चार्टर एक्ट आया इसने दास प्रथा को समाप्त करने का कोशिश किया। 1853 में एक और चार्टर एक्ट आता है जो भारतीय सिविल सेवा का आयोजन शुरू किया, यानी कि PCS की एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम शुरू किया। एक विधानमंडल का भी प्रावधान रखा गया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट आया कब? जब 1857 की जो क्रांति हुई भयानक रूप से, 1857 की क्रांति आप जानते हैं। उसके बाद जो आया एक अगला जो एक्ट आता है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और पूरी तरह से पावर जो है किसके हाथ में दे दिया? पूरी तरह से पावर जो है क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। क्राउन तो कितना देर से चाहती भी थी अपने हाथों पर सत्ता लेने के लिए। 1813 से ही उन्होंने एंट्री लेना शुरू कर दिया था। फाइनली 1858 ईस्वी में उन्होंने क्राउन मतलब रानी के हाथ में शासन आ गया। अगला उसके बाद उसी में लिखा है कि भारत का एक राज्य सचिव की स्थापना किया गया। पहला राज्य सचिव जो बना वो बना स्टैनली बना और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय था 1857 की क्रांति के समय। याद रखें कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 1857 क्रांति के समय में कौन प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का? तो वो था पामस्टर्न था। द्वैध शासन जो व्यवस्था लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पर जस्ट आप लोग देखा कि द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू की गई थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। और द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर यहाँ पर देखेंगे यहाँ था 1784 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, है ना। ये द्वैध शासन व्यवस्था जो 1858 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा के वायसराय का पद कर दिया गया, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कर दिया गया। अंतिम जो गवर्नर जनरल था कैनिंग था, तो कैनिंग को ही वायसराय बना दिया गया, भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। डलहौजी का जो साम्राज्य विस्तार वाला नीति था, यानी कि डलहौजी का जो विलय नीति था उसको भी समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैध शासन विलय नीति सबको समाप्त कर दिया गया। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, विधानसभा को विधि बनाने का अधिकार दे देता है, भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति देता है, अध्यादेश जारी करने का पावर देता है, कम से कम मतलब ये 6 माह का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। विभागीय कार्य प्रणाली की भी शुरुआत हो जाती है। 1892 ईस्वी में एक और एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार हो जाता है, लेकिन वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ बहस कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को इनके संतुष्ट करना था। गरम दल और नरम दल जो है ये क्या हो गया कि अलग हो चुके थे एक दूसरे से। 1907 में ही आप लोग पढ़े होंगे कि जो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में जो है नरम दल गरम दल दोनों ही अलग हो गया था। दमन करने एवं मिलीजुली नीति अपनाया गया, ये किसने कहा था? तो महादेव प्रसाद वर्मा ने कहा कि ये जो नीति है दमन करने वाली नीति है, मिलीजुली नीति है। सचिव परिषद सदस्य कौन बने थे? तो SK गुप्ता थे और सैयद हुसैन साहब थे। उसके बाद से सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सांप्रदायिकता के जनक जो है ये है मार्ले मिंटो, जो सुधार लेकर आया 1909 में। उसके बाद जो है सांप्रदायिकता का जो है आग जो है भड़कना शुरू हो गया था।
अगला उसके बाद है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। 4 दिन की चांदनी ये कहा गया था मजुमदार द्वारा, मतलब कि जो पूरक प्रश्न का जो अधिकार था इसको मजुमदार ने कहा कि ये 4 दिन की चांदनी, मतलब कि सवाल पूछ सकते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, अंग्रेज थोड़ी आपका बात मानेंगे। उसके बाद अगला एक रखता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का था, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था? द्विसदनीय व्यवस्था इसमें करी जाती है। बिना सूरज की सवेरा ना, ये किसने कहा, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था को किसने कहा कि बिना सूरज के सवेरा? तो ये कहा था ना, किसने कहा था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। साइमन कमीशन 1927 में उसकी स्थापना होती है, 1928 में आता है। और आप सब जानते हैं पूर्ण स्वराज की जो मांग जो है 1929 ईस्वी में लाहौर में किया गया था। ये किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 होता है, 3 सम्मेलन होता है 1930, 31, 32। ये सब इतिहास का पॉइंट है, इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को मिलेगा ही, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था। और ये एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको भारतीय संविधान में बहुत सारा जगह दिया गया, इसके बहुत सारे कानून को उसमें शामिल किया गया। संघीय ढांचा जो बनाना शुरू कर दिया गया, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बांटा गया। आरबीआई की स्थापना किया गया। याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना इसी समय किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 उसके बाद आता है। उसके बाद अगला जो कब आता है? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उसके बाद देश हो जाता है अपना आज़ाद। अगला टॉपिक है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो 1940 ईस्वी में जो अगस्त प्रस्ताव आता है, तो इसका विचार जो है किसने लाया था? तो एमएन राय ने 1934 में ही दिया था ये अगस्त प्रस्ताव का विचार जो है। उसके बाद से ब्रिटिश उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन जो है कब आता है भारत में? तो 24 मार्च 1946 को आता है। उस समय सदस्य जो है संसद के लिए 385 को चुने गए थे। चुनाव जो हुआ कैसे हुआ? जो संविधान का निर्माण का जो चुनाव जो है एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रक्रिया द्वारा किया गया। भाग जो नहीं लिए गांधी जी और जिन्ना जो है इससे चुनाव में भाग नहीं लिए थे संविधान निर्माण में। प्रतिनिधि जो है एक प्रतिनिधि मतलब कैसे चुना गया था कि 385 प्रतिनिधि होंगे, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात जो है कही गई थी। उसके बाद से पाकिस्तान जो है बाद में पृथक हो जाता है 26 जुलाई 1947 को। जो माउंट बेटन ने है ये 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान को अलग करने की बात जो है मान लेता है, और फाइनली जो है इनको 14 अगस्त 1947 को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो 14 अगस्त को ही पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। उसके बाद संविधान का पहला जो बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को होता है। अध्यक्ष उसमें बने थे शशिधरन सिन्हा, जो कि अस्थायी थे। स्थायी रूप से अध्यक्ष बाद में चुना जाता है राजेंद्र बाबू को। उसके बाद से उपाध्यक्ष उसमें चुने गए थे एच.सी. मुखर्जी को। किनको? एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। नेहरू जो थे वो क्या थे? तो नेहरू के सलाहकार थे बी.एन. राव और कृष्ण स्वामी अय्यर। याद रखिएगा नेहरू जी के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव और कृष्ण स्वामी जी अय्यर थे। पटेल जी के सलाहकार जो थे वो बी.पी. मेनन थे और के.एम. मुंशी जी थे। ठीक है। विधायकी अध्यक्ष जो कौन थे? तो जे.बी. मालवंकर थे। और प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। जो प्रस्तावना था वो प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा। उसका सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति मिली। विभाजन जो है मंजूर किया गया था 3 जून 1947 को। 3 जून को जो है 1947 को जो है ये जो विभाजन किया गया, विभाजन का मतलब मंजूरी दे दिया गया कि हाँ ठीक है पाकिस्तान अलग हो जाएगा और जो है भारत अलग हो जाएगा। समितियों का गठन किया गया। कुल समिति उस समय थी 22 समिति की बात की गई थी। संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1948 को। अंगीकृत किया गया संविधान को, जो अंगीकृत यानी कि संविधान जो है अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा संविधान बनकर तैयार हुआ था 49 में और 50 में लागू हुआ था। संविधान का निर्माण में समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान दिवस मनाया था कब? 26 से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है 26 से नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये किसी चेक की तरह है। ये किसने कहा था? तो के.टी. शाह ने कहा था कि किसी मतलब खाली चेक की तरह है। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय जो गीत है ना, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है,
तो हाँ, वो 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया। स्वतंत्र पाक का पीएम बना, यानी स्वतंत्र पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बना वो बना लियाकत अली, और गवर्नर जनरल बनाया गया जिन्ना को। गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? जिन्ना को बनाया गया। अगला है संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य के बारे में। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ये प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना की बात रखी गई। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? यानी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की आत्मा है, डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने कहा था। प्रस्तावना का जो शब्द है हम भारत के लोग, ये शब्द जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो शब्द है ये रूस से लिया गया है। 1917 में रूस ने इस शब्द को जोड़ा था अपने संविधान में। समाजवाद जो अर्थ ये स्पष्ट होता है 1955 के कांग्रेस अधिवेशन के ये शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद शब्द को। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बेड़ीवाड़ी जो मामला हुआ था, बेड़ीवाड़ी मामला में जो कोर्ट ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि संविधान जो है प्रस्तावना का अंग नहीं है। 42वें संविधान 1976 में समाजवादी पंथ, निरपेक्ष और अखंडता की बात की गई थी। फिर दोबारा जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ये किस में मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? केशवानंद भारती वर्सेस केरल, जो 1973 ईस्वी में जो केस चला था, तो उसमें केरल हाई कोर्ट ने इस बात को माना था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? अंग है। उसके बाद प्रस्तावना मेरे सपनों के भारत का वर्णन है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि सब प्रस्तावना जो है मेरे सपनों भारत, मतलब मेरे सपनों के जो भारत है उसी का उसमें वर्णन किया गया है प्रस्तावना में, गांधी जी बोले थे। उसके बाद संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग जो है ये भारतीय LIC 1995 जिसकी स्थापना की गई थी, ये संविधान का अभिन्न अंग है। अगला 4 नंबर जो टॉपिक है संघ और उसका राज्य। तो राज्य विभाग जो है ये 27 जून 1947 ईस्वी में स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना किया गया। जूनागढ़ नवाब उस समय थे कौन? नवाब मोहब्बत खान जी तृतीय थे। हैदराबाद का जो विलय हुआ 13 सितंबर 1948 ईस्वी को ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया। हैदराबाद का जो निज़ाम थे वो मीर उस्मान अली खान थे, जो हैदराबाद के निज़ाम थे। याद रखिए, हैदराबाद के निज़ाम थे मीर उस्मान अली खान, और जूनागढ़ के जो थे खान जी थे, ठीक है। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया 1956 में, फजल अली आयोग के तहत जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद से 7वां संशोधन हुआ मैसूर राज्य के लेकर, मैसूर टू कर्नाटक जो है बना 1973 में। बम्बई पुनर्गठन अधिवेशन जो हुआ ये 1960 में हुआ, जिसके तहत गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की। मतलब गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर, महाराष्ट्र जो है मराठी भाषा के आधार पर अलग अलग हो गया। नागा जो आंदोलन चल रहा था वो असम से नागालैंड को हटाया गया, मतलब असम से नागालैंड को तोड़ के एक नया राज्य बनाया गया 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब पुनर्गठन स्थापना जो 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उसके तहत पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया और चंडीगढ़ को भी अलग कर दिया गया, मतलब चंडीगढ़ राजधानी बना दिया गया। पंजाब पंजाबी भाषा के हिसाब से, हरियाणा जो हरियाणवी भाषा के हिसाब से, मतलब ये भाषाई आधार पर ये अलग होते गया। असम से मेघालय भी अलग हुआ 1969 में। असम से कुछ क्षेत्र जो है भूटान को दिया गया 1951 में दे दिया गया। पूर्वोत्तर पुनर्गठन 1971 में जो है मिजो, त्रिपुरा और मेघालय को ये सब की स्थापना हो रही है 21 जनवरी 1972 में। उसके बाद अगला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य दर्जा मिलती है। हिमाचल प्रदेश की राज्य दर्जा कब मिलती है? तो 1970 और 71 के बीच में। सिक्किम राज्य होता है, सिक्किम जो सह राज्य बनता है, शुरुआती समय में सह राज्य बना है ना, मतलब ट्रायल रूप में था कि हम देखते हैं कि भाई भारत के साथ कैसा हमारा व्यवहार रहता है, बाद में फिर मिलेंगे। तो सह राज्य रहा। 35वें संविधान संशोधन 1974 में तहत आया। 36वें संविधान संशोधन हुआ 1975 में, यानी 35वें के साथ वो सह राज्य बना सिक्किम, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में अगले साल हुआ। उसके तहत जो है 22वां राज्य के रूप में अपना जो सिक्किम जो है भारत का राज्य बना। 23वें राज्य के रूप में मिजोरम बनता है 20 फरवरी 1987 में, वो 53वां संविधान संशोधन था। 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश बनता है, जो कि एक 55वां संशोधन था। पौंडीचेरी जो है ये 14वां संशोधन के तहत 1962 ईस्वी में पौंडीचेरी भी एक केंद्र शासित जगह बनाया जाता है, ये 1962 में। 10वां जो संशोधन होता है वो दादर नगर हवेली के लिए संशोधन होता है ना, 10 दिसंबर 1962 ईस्वी को इसको भी केंद्र शासित बनाया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीप को 1920 ईस्वी में क्या कर दिया गया? 26 जनवरी 1920 को एक कर दिया गया। दोनों ही पहले केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, बाद में इसको एक कर दिया गया। गोवा पुनर्राज्य का दर्जा जो है 56वें संविधान संशोधन
1987 ईस्वी में 25वां मतलब यानी 25वां राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया। 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 27वां बनता है 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बनता है ना। उत्तरांचल ये अलग किया गया, ठीक है। उसके बाद से 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर जो 2000 को जो बिहार से झारखंड अलग होता है। उसके बाद से जय तेलंगाना आंदोलन आरंभ होता है 1969 से ही शुरू हो गया था। तेलंगाना जो गठन समिति बनता है 3 फरवरी 2010 में। श्री कृष्ण समिति कहा गया इसको। 20 फरवरी 2014 को पारित किया जाता है और 1 मार्च 2014 को तेलंगाना का गठन किया जाता है। 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना बनाया जाता है और जो सीएम बनते हैं चंद्रशेखर राव बनते हैं। जो नया केंद्र शासित प्रदेश अब जो बना जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में नया जो है क्या बना केंद्र शासित प्रदेश बना, उसको पटेल जयंती के मतलब पटेल जी के जन्म जयंती के दिन पर 31 अक्टूबर को बनाया गया। 2 नवंबर 2019 को जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र था वो उसमें उसके जो क्षेत्र को जो लद्दाख वाला क्षेत्र कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा जो केंद्र शासित बना जम्मू कश्मीर बना। इस तरह से जैसे ही जम्मू कश्मीर बना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है लद्दाख बना, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख। और ऐसे जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो केंद्र शासित बना जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ा जो जिला था वो जिला जो है वो कौन सा जिला, लेह जिला है लद्दाख का। राज्य पुनर्गठन जो 1956 का जो धारा था, धारा 15 में है राज्य का पुनर्गठन 1956 वाला, जो फजल अली आयोग के तहत आया था। उसके बाद से ना उसके बाद से 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत जो है ये दिल्ली में किया गया। उसके बाद से मध्य इलाहाबाद और दक्षिण चेन्नई ये सब मतलब जो क्षेत्रीय परिषद कार्यक्रम हुआ था वो उत्तर साइड में दिल्ली में, मध्य साइड में इलाहाबाद और दक्षिण साइड में चेन्नई में, पश्चिम साइड में मुंबई और पूर्व साइड में कोलकाता और पूर्वोत्तर में शिलोंग एक्ट वगैरह, शिलोंग में 1972 वगैरह में ये सब क्षेत्रों को उस समय पुनर्गठन के लिए आयोग वगैरह बनाया गया था। अगला जो है नागरिक संबंधी प्रावधान जो है जो नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक है। और संविधान जो है संविधान में नागरिकता लागू जो हुआ था नवंबर 1949 में लागू हुआ था। नागरिकता जो अधिनियम है 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम को जो क्या किया गया उसमें फिर से संशोधन किया गया। कितनी बार संशोधन हुआ था याद रखिएगा, 6 बार संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में ये 6 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन अवधि जो है 5 वर्ष और संशोधन करके 1986 ईस्वी में 10 वर्ष कर दिया गया। यानी शुरुआती में था कि 5 वर्ष कोई भी भारत में लगातार रह रहा है तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है, लेकिन 1986 में इसको 10 वर्ष कर दिया गया। संशोधन 1992 के तहत विदेश में जन्मे बच्चे की भी भारतीय होंगे और यदि माँ भारतीय है तो, यानी कि अगर माँ भारतीय विदेश में कहीं भी शादी कर लिए, अगर वो उनके बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, भारतीय होंगे। जैसे कि ये सानिया मिर्जा वाला मामला फंसा था, पाकिस्तान के क्रिकेटर शादी की हुई थी लेकिन उनका जो बच्चे हैं वो क्या है, भारतीय हैं। इससे संविधान के तहत 1992 संविधान के तहत, ठीक है, संशोधन के तहत में ओवरसीज यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वीज़ा कार्ड जो है वो लाइफ टाइम वीज़ा है ना। पीआईओ कार्ड जो है ये एक वैलिडिटी होता है 15 वर्ष के लिए। 2003 से ये लागू किया गया। संशोधन 2015 में लागू करके पीआईओ कार्ड को समाप्त कर दिया गया। नागरिकता हेतु आवेदन के लिए 1 वर्ष लगातार जो है 10 वर्ष लगातार रहना पड़ता है, 1 वर्ष नहीं। संशोधन विधेयक 2019 से लोकसभा में लाया गया 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को और राष्ट्रपति द्वारा इसको पारित कर दिया गया 12 दिसंबर 2019 को। ये जो सीएए वाला कानून था मतलब उसको लागू करने की बात की जा रही थी। उसके बाद से असम आंदोलन जो है 1979 से 85 के बीच में होता है। इसमें समझौता होता है 15 अगस्त 1985 को। बांग्लादेश में घुसे लोग अवैध है, इस पर चर्चा की जाती है। बाद में 24 मार्च 1971 ईस्वी को मतलब माना जाता है कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग आए हैं ये सब अवैध रूप से आए हैं, उसके पहले जो आए हुए हैं वो अवैध नहीं माना जाएगा। सीए के तहत जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले आए 6 वर्ग के लोग, हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, पारसी यानी मुस्लिम को छोड़कर बाकी कोई भी आए हुए हैं 2014 से पहले सबको नागरिकता जो है दी जाएगी। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स था। ये असम आंदोलन 1985 के समझौते के तहत जो है 24 मार्च 1971 के बाद जो है घुसे बांग्लादेश के नागरिकता अवैध घुसे होंगे
उसके तहत जो एनआरसी के नाम पर देखा जाएगा। और असम को विशेष अधिकार दिया गया आर्टिकल 6A के कि जो भी घुसपैठ वाले हैं उनके साथ जो है आप डिटेंशन कैंप में रख सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। अगला मौलिक अधिकार जो है डीपीएसपी, जो मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य आता है डीपीएसपी, और जो है मूल कर्तव्य जो है इस सबको देखेंगे। जो 51 के क में है मूल कर्तव्य, और डीपीएसपी आप लोग 36 से 51 पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर जो है 35 तक पढ़ते हैं। तो व्यक्ति का जो अधिकार जो है वो जन्म से मिला हुआ है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 12 से आर्टिकल 12 और 15 जो में दिया गया है। भाग 3 का जो भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार को रखा गया। इसका अन्य नाम है भारत का मैग्ना कार्टा। और ये इसे फंडामेंटल राइट ये किससे लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। ये मौलिक अधिकार को संविधान में फंडामेंटल राइट यानी कब समावेश किया गया? तो 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समावेश किया गया। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार जो है ये घोषणा बिल ऑफ राइट्स 1689 के तहत देखा गया। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है 17वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा इसे किया जा सकता है। 368 के तहत संशोधन कर सकती है जो शंकरी प्रसाद और बनाम जो है भारत संघ जो है 1951 का जो केस हुआ तो उसमें ये फैसला लिया गया। उसके बाद से फंडामेंटल राइट यानी एफआर के अधिकार जो है संशोधित नहीं है। एक गोलकानंद वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस हुआ तो उसमें कहा गया। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट खूब पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद से संसद जो है फंडामेंटल राइट संशोधित कर सकती है किंतु मूल ढांचा जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ये केशवानंद भारती जो केरल राज्य द्वारा जो केस चल रहा था उसमें कहा गया कि संशोधन हो सकता है ये मौलिक अधिकार में, लेकिन मूल ढांचा जो भी दिया गया उसको चेंज नहीं करेंगे, दूसरा कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन उसको मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से श्रेष्ठ है, ये किसने कहा था? तो गोलकानाथ के जो गोलकनाथ मामला होता उसमें कहा गया कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और उसको कानूनी 301 के क में यानी ए में रखा गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में जो है ये नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में लाया गया। इसको अस्पृश्यता हटा दिया गया, मतलब छुआछूत जैसे आर्टिकल 17 में इसको कहा गया है। 1989 के में पुनः नाम बदलकर अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 कहा गया। ठीक है। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया। निःशुल्क शिक्षा की जो बात है वो आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल 21 के क में जो है रखा गया है। 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ शिक्षा देने के लिए बात की गई। उसके बाद देखेंगे बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है 1976 में इसको लाया गया। ये अधिनियम आर्टिकल नंबर 24 में उसको रखा गया है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते हैं, किसी भी काम पर मतलब काम नहीं करा जा सकते, उनको शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा देना है उनको। उसको फंडामेंटल राइट में को संविधान में शामिल हेतु वकालत जो है किसने किया? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। मानहानि यानी घृणा मजाक और तिरस्कार पत्र, ये मानहानि केस जो है 499 आईपीसी की धारा के तहत किया जा सकता है। उसके बाद डीपीएसपी देखेंगे तो डीपीएसपी में क्या है? आयरलैंड से लिया गया है। एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता, ये किसने कहा था डीपीएसपी को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक डीपीएसपी जो है ये एक अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में विरोध हो तो वहाँ डीपीएसपी का वैल्यू बढ़ेगा, ये नेहरू ने कहा था। ठीक है। ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर डिपेंड है, मतलब कि केटी शाह ने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि डीपीएसपी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो अपने राज्य के लोगों को जो भी इसमें लिखा गया वो चीज़ें छूट दे सकती है। मतलब ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं दे सकता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के तहत में 51 के 1 में इसको सम्मिलित किया गया। यूएसएसआर यानी कि रूस के से लिया गया है। कुल संख्या 11 है ये फंडामेंटल ड्यूटी का यानी मौलिक कर्तव्य का, मूल कर्तव्य का। 1999 में फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित समिति बर्मा समिति थी। वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना ये फंडामेंटल ड्यूटी का कर्तव्य है। अब आएंगे संघ की कार्यपालिका देखेंगे। अमेरिका के अध्यक्षतात्मक व्यवस्था जो है राष्ट्रपति के पास में होती है, यानी अध्यक्ष वही होता है मेन। जापान में देश का प्रधान जो होता है वो सम्राट नारुहितो थे, उस समय थे, अभी तो नहीं है। ठीक है। रूस की राजकीय व्यवस्था जो है अर्ध आध्यात्मक है। जर्मनी में सरकार का प्रधान चांसलर होता है।
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उसके बाद से उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। राष्ट्रपति चुनाव जो है समापतिक यानी समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है। चुनाव में खड़े हेतु होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की आयु जो है कोई आयु के फिक्स नहीं किया गया है। और उसके बाद से राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं संशोधन की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का होता है। यानी कि लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है, लेकिन हटाने का पावर जो है राष्ट्रपति का रहता है। राज्यपाल जो है क्षमा नहीं कर सकता है सैन्य न्यायालय और मृत्युदंड को, यानी मृत्युदंड हो या सैन्य न्यायालय वाला मामला हो तो राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का क्षमा कर सकता है। ठीक है। अगला, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को सम्मिलित करने की प्रथा जो है ये समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन 2019 में, क्योंकि एंग्लो इंडियन कोई रहे ही नहीं। एंग्लो इंडियन उसको बोलते हैं जो अंग्रेज के जो वंशज थे भारत में थे, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया था। राज्यसभा सदस्य मनोनीत जो अधिकार है ये विधायकी अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। अगला, किस विधेयक के अंतर्गत जो है विधेयक पर अत्यधिक वीटो का प्रयोग होता है, तो पीसू अधिनियम 1954 के तहत जो है वीटो पावर मिलता है ये राष्ट्रपति को। 1986 ईस्वी में जेबी वीटो का प्रयोग जो है किसने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। मतलब एक ऐसा वीटो होता है कि किसी भी कानून को चाहे तो राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, उसको जेबी मतलब जेबी में डाल दिया, बात खत्म। मन करेगा तो साइन करके देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। इसका उपयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह जो है किए हुए थे। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है ये लागू किया जा सकता है, मतलब 6 महीने तक अध्यादेश कोई भी लागू किया जा सकता है, और उसको बाद में 6 महीने के अंदर ही उसको संविधान में मतलब पार्लियामेंट के अंदर में उसको कानून के रूप में पारित कर लिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लागू कर सकता है। दंड की प्रक्रिया या स्वरूप परिवर्तन कर सकता है, परिहार इसको कहा जाता है। दंड को अस्थायी या स्थगित करना ये प्रतिलंबन कहलाता है। राष्ट्रपति आपातकाल जो है आपातकालीन लैंप के समान है, किसने कहा था, तो रामास्वामी वेंकटरमन ने कहा था कि राष्ट्रपति क्या है, एक आपातकालीन लैंप की समान है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में किया गया था आर्टिकल 352 के तहत जो है 52 के तहत। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद 30 दिन के अंदर जो है राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन जो है ये 30 दिन के अंदर जो है किया जाता है। जो आपात जो है वो हर एक 30 दिन में उसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं या हटा सकते हैं। विशेष अधिवेशन बुलाने की सूचना जो है 14 दिन पहले दी जाती है। सरकार संविधान अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं, ये आर्टिकल 355 देखेगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है, ये SR बम्बई मुकदमा ने कहा। राजेंद्र प्रसाद यानी फर्स्ट जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे और चुने भी गए थे, और ये क्या राष्ट्रपति। अगला पेज देखेंगे, एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करता है ये न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह जो कि न्यायाधीश थे और बाद में राष्ट्रपति के कार्य भी इन्होंने संभाला था। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए उपराष्ट्रपति का पद ही छोड़ दिया था, वो थे श्री बीबी गिरी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति का पद जब खाली हुआ तो उपराष्ट्रपति ने अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो गया, मतलब उसमें उन्होंने भी भागीदारी लेना शुरू कर दिया और जीत भी गए। उनको चुन भी लिया गया बीबी गिरी को। निर्विरोध चुनाव जीतने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद से उस वक्त के PM जो थे मोरारजी देसाई थे, उनके कहने पर जो है निर्विरोध रूप से नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुना गया था। लोकसभा सदस्यों को 15% जो है लिमिट किया गया 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है। उसके बाद से राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत में। अगला देखेंगे तो अगला जो लिखा हुआ है, लोकसभा सदस्य जो है राष्ट्रपति फर्स्ट जो PM जो है जो राज्यसभा के सदस्य थे वो इंदिरा गांधी थी, और जो राज्यसभा के सदस्य PM बनी थी। संसद का सामना किए बिना PM पद से इस्तीफा जो है वो किसने किया था, चौधरी चरण सिंह जो थे संसद का सामना नहीं किए थे और अभी मतलब पार्लियामेंट में जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। फर्स्ट उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी बने थे। अब तक जो है 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उप प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ऐसा संविधान में बात नहीं कहा गया है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किस देश में ये AG अटॉर्नी जनरल जो है मंत्रिमंडल का सदस्य है, ब्रिटेन में है, ठीक है। और AG का सहयोग जो है सहयोगी जो होता है वो होता है SG यानी सॉलिसिटर जनरल होता है। इसकी अवधि जो है 3 वर्ष के लिए होती है।
तो ये हो गया हम लोग का फाइनली जो हो गया कंप्लीट जो है, ठीक है। ये थ्योरी क्लास हो गया कंप्लीट हम लोग का। अब जो है इससे रिलेटेड जो है लगभग 50 MCQ देख लेते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग, कानून के शासन का अर्थ क्या होता है। कानून के शासन का अर्थ होता है कि कानून सभी के समान के लिए है, कानून के सर्वोत्तम का सिद्धांत है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला लिखा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अपराध की परिभाषा में आता है। तो अपराध की परिभाषा में आता है वो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ये इनमें से सभी हो जाएगा। महिलाओं के साथ उत्पीड़न करना, ये सारी चीज़ हो जाएगा। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कानून जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण था। तो अंग्रेजों को मनमानेपन का जो उदाहरण था वो था ये राजद्रोह एक्ट और रॉलेट एक्ट, दोनों ही कानून था। अगला क्वेश्चन है जालियाला बाग किस शहर में था। जालियाला बाग जो है ये तो अमृतसर में है, ठीक है। अगला घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है। तो घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित जो है महिलाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1964 में पारित किया गया था। अगला है प्राचीन भारत में किस प्रकार के कानून प्रचलित थे। तो किस प्रकार कानून प्रचलित थे, स्थानीय कानून प्रचलित थे। अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया गया था। अंग्रेजों ने राजद्रोह जो एक्ट है ये पारित किया गया था 1870 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 को राष्ट्रवादी नेता जो है उनको किस एक्ट के विरुद्ध में उनको क्या किया गया, जलियांवाला बाग में मतलब एकत्र हुए थे। तो राष्ट्रवादी जो नेता थे वो रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ में वो इकट्ठा हुए थे सभी लोग। घरेलू हिंसा अधिनियम जो है संसद द्वारा कब जो है पास किया गया था। तो कब पास किया गया था, याद रखिए अगस्त 2005 में पास किया गया था। हिंदू जो है उत्तराधिकारी संशोधन कानून जो है ये कब पास किया गया था। तो याद रखिएगा इसको पास किया गया था है ना 2005 में पास किया गया था। अगला है कानून बनाने में है ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो किसकी होती है कानून बनाने में, तो याद रखिएगा जो भूमिका होती है वो संसद की भूमिका होती है। अगला रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को जो लागू किया गया था वो 3 अगस्त 1919 को रॉलेट एक्ट को मतलब लागू किया गया था और उसके खिलाफ में 13 अप्रैल 1919 को जो है हल्ला हुआ था। उसके बाद से देखेंगे रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ही यहाँ पर जो है अप्रैल होना चाहिए, यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ थोड़ा सा, ठीक है, इसको सुधार कीजिएगा। घरेलू हिंसा में शामिल है तो घरेलू हिंसा में शामिल क्या हो जाएगा, ये सब जो है घरेलू हिंसा में शामिल हो जाएगा। अगला है हमारा जो कानून किस आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करता है। तो किस आधार पर भेदभाव करता है, याद रखिएगा हमारा कानून जो है ना धर्म के आधार पर किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में दिया गया। तो सामाजिक समानता की बात जो है ये 15 नंबर कहा गया। लिंग धर्म भेद के आधार पर मतलब सब किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल नंबर 12 में तो ये मौलिक अधिकार के परिभाषा दिया गया। 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था 2006 में लागू किया गया था। और लोकप्रिय कानून के विरुद्ध में हम कौन सा कदम जो है उठा सकते हैं। तो कौन सा कदम उठा सकते हैं, आप जो है जनसभा कर सकते हैं, अखबारों में लिखवा सकते हैं, इनमें से सभी कुछ कर सकते हैं। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून है। तो अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून जो है वो नगर पालिका के सीमाओं के भीतर जगह को इस्तेमाल संबंधित कानून बनाना, ये विवादास्पद कानून था, ठीक है। अगला सरकार के विरुद्ध होने वाले प्रतिरोध जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1817 में एक एक्ट जो है पास किया, वो कौन सा एक्ट था। तो याद रखिएगा राजद्रोह एक्ट था, राजद्रोह एक्ट। अगला है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसे गिरफ्तार किया गया था। तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों को ही गिरफ्तार किया गया था। पाठ के अनुसार सर्वाइवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा पीड़ित महिलाओं के लिए प्रयोग किया गया था। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस किस का है। तो बराबर हिस्सा कहा गया कि मतलब सभी को है, बेटा बेटी समान के लिए सभी को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये हिंदू कानून जो आया था जिसमें उसके तहत कानून के ऊपर कौन व्यक्ति, तो कानून का जो ऊपर है वो कोई नहीं होता है। कानून के ऊपर मतलब कानून की नज़र में सब कोई एक ही समान है। जालियाला बाग में किस अधिकारी ने गोली चलवाया था। तो वो था जनरल डायर था जिसने गोली चलवाया था। सन 1964 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून जो है वो पारित किया गया था। तो नागरिक के अधिकार कानून जो है ये पारित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून जो है ये 2005 में आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून जो है ये कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा ये भी 2006 के आसपास में लागू किया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानूनी घोषित थे कब कर दिया गया था? तो याद रखिए 1964 में कर दिया गया था। घरेलू हिंसा को रोकथाम के लिए याद रखिएगा जो कानून का मसौदा पहली बार तैयार किया गया था वो 2000 कब किया गया था? तो 1999 में तैयार किया गया था और 2006 में जो है लागू कर दिया गया। संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक के कानून को कौन निरस्त कर सकता है? तो याद रखिएगा असंवैधानिक अगर कानून है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको निरस्त कर सकता है। अगला है स्वतंत्रता कानून। भारत में कानून की नज़र में सभी लोग क्या है? एक समान है, बराबर है, सब कोई समान माना जाता है। और रॉलेट एक्ट कानून कब पास किया गया था? तो याद रखिए 1919 में पास किया गया था। ठीक है। अस्पृश्यता जो है ये किस आर्टिकल में है? 13 नंबर आर्टिकल में बता ही दिया था। 19 नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 15 नंबर आर्टिकल में जो है लिंग भेद, जाति के धर्म पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 21 नंबर आर्टिकल में जो है आपका जिसमें प्राण एवं देह स्वतंत्रता की बात की गई है और उसी में जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को छूट दिया गया है पढ़ने का। फ्री एजुकेशन की बात की गई। प्राचीन भारत में कानून कैसे थे? तो वो असंख्य स्थानीय कानून थे, बहुत सारे छोटे छोटे कानून थे। प्राचीन भारत में किसके आधार पर सज़ा की सुनवाई की जाती थी? तो जाति के आधार पर उसमें सज़ा की सुनवाई थी। कानून बनाने में किसकी भूमिका होती है? तो कानून बनाने में जो संसद की भूमिका होती है जिसमें तीनों ही रहेगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इंग्लिश शब्द सर्वाइवर किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो इसमें जो कि महिलाएं थे जो बचा रहे थे, मतलब कि सर्वाइवर मतलब महिलाओं की जो अपने जीवन से लड़ रही थी उसको सर्वाइवर कहा गया था। दमनकारी जो कानून है ये कौन सा कानून हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी और सी, यानी कि जो कानून निर्मम ढंग से नियंत्रित करता है ये दमनकारी कानून हो गया। अगला जो है क्या लोग सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की आलोचना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कानून अगर ख़राब है तो उसकी आलोचना किया जा सकता है। अगला है 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सभा की जा रही थी, कहाँ में? अमृतसर के जालियांवाला बाग में। घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? महिलाएं होती हैं। अगला है कि नागरिक के अधिकार कानून 1964 द्वारा अमेरिका में निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था, याद रखिएगा, नस्लदार, धर्मदार और राष्ट्रीयता, ये सभी के आधार पर किया गया था। आलोचना शब्द का अर्थ होता है, आलोचना शब्द का अर्थ जो है वो हो जाएगा आपका किसी के काम में कमियां निकालना या किसी को अस्वीकार करना, उसकी बुराइयां निकालना आलोचना शब्द कहलाएगा। ठीक है। तो ये हो गया फाइनली हम लोग का हो गया कि कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। आप लोग जो है उसको देखते रहिएगा। उम्मीद है कि इससे जो है आप सभी का जो 1 to 5 के लिए है उनका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ में मेरे पास जो MCQ है 8 क्लास पूरा कंप्लीट है, 9 क्लास पूरा कंप्लीट है, 10th क्लास पूरा जो है कंप्लीट है। MCQ पूरे चैप्टर वाइज है। MCQ प्रत्येक चैप्टर में आप देख सकते हैं कि 48 से 50 क्वेश्चन, किसी में 60-70 क्वेश्चन है, मतलब 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट जो है आपको 1000 क्वेश्चन जो है 1000 क्वेश्चन आप लोग पॉलिटिकल साइंस के देख सकते हैं जो 1 to 5 वाले होंगे या किसी भी क्लास के लिए हैं आप, या आप लोग का मेन में है वो आप सभी आपको अगर MCQ चाहिए होगा तो एक छोटा सा चार्ज देकर अब व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9905550148, इस नंबर से आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, अगर आपको भी चाहिए होगा तो जितने भी PDF वगैरह है वो जितने भी MCQ PDF वगैरह आप लोग को दिखता है मैं क्लास कराता हूँ, या तो आप लोग यहाँ से फ्री कर सकते हैं, फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हैं, या खुद को अगर रिवीजन करना है कि हमें खुद से रिवीजन करना पड़ना है तो आप सभी MCQ को परचेज़ कर सकते हैं। छोटी सी कॉस्ट में आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें MCQ चाहिए और ना, वहाँ से आप लोगों को चार्ज बता दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक है। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो चाहे इसका हो या हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, तीनों ही सब्जेक्ट मिल जाएगा। ये साइंस का जो है अभी फ़िलहाल में वो समय नहीं मिल पा रहा, बड़ी ही मुश्किल के साथ ये समय निकालना पड़ रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ से चीज़ें समझ पा रहे होंगे, पूरी दिन भर में बहुत सारे क्लास को देखना पड़ता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि ऑफलाइन क्लास के बाद ये सारी चीज़ें, इसीलिए कि साइंस का नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बहुत जल्दी उसको बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उसको मैं चीज़ों को अधूरा छोड़े हुए साइंस को। ठीक है। तो साइंस को भी जैसे ही हो जाता है मैं उसको भी बता दूंगा, अगर जिनको चाहिए होगा वो ले सकते हैं। तो MCQ मेरे पास फिलहाल में हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, तीनों क्लास का आप लोग को 8, 9 और 10 तीनों का ही मिल जाएगा। हिस्ट्री का 6, 7 का भी मिल जाएगा, बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी का 8, 9, 10 का जो है आप लोग MCQ मिल जाएगा। ये आप चाहें तो ले सकते हैं, जिसको भी लेना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। और कल जो है आप लोग बिल्कुल यहाँ तक आए होंगे तो कल जो है 9 AM मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में आप लोग को क्या करना है कि लाइव बिल्कुल ज़रूर आना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।